हेलो बच्चों, कैसे हो? मज़े में। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना प्रासरणी दाब टॉपिक, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अनुषंग गुणधर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक बाद में है, पहले हम लोगों के जनरल यूज़ में आता है। अगर मैं पूछूं कि किसी भी बच्चा को ये पता है कि जो तुम्हारे घर में पानी जो साफ करने वाला जो सिस्टम लगा है उसको तुम लोग बोलते हो आरओ, उस आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? वो जो आरओ है, आरओ सिस्टम, जो आरओ तुम्हारे घर में पानी शुद्ध करने वाला लगा हुआ है, एलजी कंपनी का होता है, कैंट का है, बहुत सारी कंपनियों का है, उस आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है? कभी जानने का कोशिश किए हो या पूछे हो कभी उस आरओ का क्या फुल फॉर्म होता है? नहीं पता मेरे ख्याल से। जनरली जो पूरे सिस्टम का जो आरओ है, जिसको तुम लोग आरओ कहते हो, वो एक प्रोसेस का नाम है और उस प्रोसेस के नाम पर उस मशीन का नाम रखा गया है। उस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। यही आरओ सिस्टम तुम्हारे घर में यूज में आता है। ये है सबके घर में, लेकिन बहुत ही रेयर किसी आदमी को पता है कि वो आरओ का फुल फॉर्म क्या होता है। आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस, और इसी प्रोसेस पर उस मशीन का नाम रखा गया है। ठीक है, तो वो कोई कैंट या कोई एलजी कंपनी ने उसका नाम नहीं रखा। ये केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं, और उसी प्रोसेस पर इसका नाम रखा गया है। अब इसका काम क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस का? आप समझ में आ गया होगा कि हमको गंदे पानी से साफ पानी को बाहर कर देना है। मतलब क्या है, जो गंदा पानी है वो एज अ तुम्हारा क्या है, सॉल्यूशन है, विलियन है, और उसमें से शुद्ध पानी निकाल लेना है। यानी कि जो विलायक है हमको उससे क्या करना है, निकाल लेना है। यह कैसे प्रोसेस, ये कैसे संभव होता है उसको देखते हैं। ठीक है, तो हम अभी डायग्राम बाद में, इसका फॉर्मूला डिफिनेशन बाद में बताते हैं, पहले इसका एक बार डायग्राम समझ लो क्या है। कहा यह जा रहा है कि हमने क्या किया है कि इस तरह का एक सिस्टम बनाया। ठीक है, एक तरफ डाल दिया मैकेनिकल प्रेशर पाई, यहाँ पिस्टन लगा हुआ है, यहाँ प्रेशर डाल दो P, और इसका जो ऑस्मेटिक प्रेशर है इधर, ये है सॉल्यूशन साइड, ये विलियन का है। मतलब इसमें तुम कह सकते हो क्या है, गंदा पानी, या हम लोग यहाँ गंदा पानी नहीं ले रहे हैं, सॉल्ट वाटर ले रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, ये व्हील बीच में मैंने एसपीएम लगा दिया, और यहाँ पे जो प्रासरणी दाब है, ऑस्मोटिक प्रेशर है, हमने उसको ले लिया क्या, पाई। ऑस्मेटिक प्रेशर हमने क्या ले लिया, यहाँ ले लिया पाई। अब होना क्या है, इधर हमने एक लगा दिया ट्यूब। ठीक है, एक बाल्टी रख दिया, यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। अब इधर है गंदा पानी, हमको करना ये है कि ये जो यहाँ पे तुम्हारा गंदा पानी है, इसमें से जो साफ पानी है उसको निकालना है और यहाँ पे पहुँचाना है, और उसको पास कराना है एसपीएम से, मतलब कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, अर्धपारगम झिल्ली से। अब होता है क्या कि अगर हम ये अर्धपारगम झिल्ली लगा दें और बोले पानी तुम इधर चले जाओ, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस ये कहता है कि यहाँ से जो पानी है, सॉल्वेंट है, वो तुम्हारा इस तरफ आएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पे जो तुम्हारा सॉल्ट और वाटर है, ये वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। मतलब हमको उसका उल्टा प्रोसेस करना है। ऑस्मोसिस प्रोसेस क्या होता है कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यानी कि पानी जाएगा विलियन के तरफ। ठीक है, ये है तुम्हारा ऑस्मोसिस। अब अगर हम विलियन से पानी को निकाल लें दूसरी ओर, ये हो जाएगा तुम्हारा रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब अगर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, अगर तुम्हारा जो सॉल्वेंट है यानी कि जो विलायक है, यानी कि जो पानी है, वो तुम्हारा जाए किधर, सॉल्यूशन की तरफ, यानी जो विलियन है, यानी जो नमक पानी है, या जो तुम गंदा पानी कह रहे हो। ठीक है, किस तरफ जाता है, तो इसको हम बोलेंगे परासरण की प्रक्रिया। ये क्या है, परासरण है, ऑस्मोसिस है। लेकिन अगर हम इसी का उल्टा प्रोसेस करें, मतलब हमको क्या करना है कि सॉल्यूशन में से जो नमक पानी है, गंदा पानी है, इसमें से हमको क्या करना है, सॉल्वेंट की तरफ मॉलिक्यूल जाएगा। मतलब हमको क्या मिलेगा, पानी। मतलब अगर पानी के अणु तुम्हारा अगर किस तरफ जा रहा है, नमक पानी के तरफ, विलियन के तरफ, इसको बोलेंगे ऑस्मोसिस। और अगर नमक पानी से सिर्फ और सिर्फ पानी निकलकर दूसरी ओर जा रहा है जो कि सॉल्वेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विपरीत परासरण, यानी कि आरओ, रिवर्स ऑस्मोसिस। मतलब इसी आरओ प्रोसेस का उपयोग किया जाता है पानी को साफ करने में। तुम्हारे घर के बगल में वो एक
एक बड़ा सा आरओ के नीचे में लगा रहता होगा डब्बा व्हाइट रंग का, एक्चुअली उसमें पर वही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। एक फिल्टर पेपर को इतनी बार उसमें लपेटा जाता है कि वो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का काम करता है। ऐसे करके होगा गुंबद जैसा बना हुआ, किसी में 1 रहता है, किसी में 2 रहता है, किसी में 3 रहता है। वो मशीन अलग है। मशीन में एक मोटर लगा हुआ रहता है जो कि प्रेशर को अप्लाई करता है, वही तुम्हारा है एक्सटर्नल प्रेशर P। अब ये रिवर्स प्रोसेस होगा कैसे, सवाल ये उठता है। तो जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को उसके ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा कर देते हैं, मतलब जो फाई का वैल्यू है वो कम हो जाएगा, किससे, जो हम बाहरी प्रेशर लगा रहे हैं, तब जाके आरओ का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। मतलब क्या होता है, हम ये प्रेशर लगा रहे हैं और ये प्रेशर अगर जैसे ही मेरा ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा होगा, प्रासरणी दाब से ज़्यादा होगा, वैसे ही इधर से जो सिर्फ पानी के कण हैं, पानी के अणु हैं, वो इस तरफ आने लगेगा। ये क्या है, पानी, यानी कि सिर्फ सॉल्वेंट। और नमक किधर रह जाएगा, इस तरफ रह जाएगा। वैसे भी हमको पता है कि एसपीएम का काम क्या होता है। एसपीएम का काम है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल को पास होने देना, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्यूट को तो ये ऐसे भी पास नहीं होने देगा, तो इसको ये किसको पास होने देगा, सॉल्वेंट को। यानी कि हम प्रेशर को, अब परिभाषा पढ़ देते हैं, डेफिनेशन बता देते हैं। किसी विलयन पर प्रासरणी दाब से अधिक बाह्य यांत्रिक दाब आरोपित करने पर विलयन से शुद्ध विलायक, विलयन से शुद्ध विलायक, मतलब विलयन हो गया नमक पानी, उससे शुद्ध विलायक यानी कि सिर्फ वाटर, अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक की ओर जाने की प्रक्रिया विपरीत प्रासरण कहलाता है। मतलब ये दूसरे ओर तुम्हारा क्या है, यहाँ पर क्या जमा हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ वाटर, मतलब सॉल्वेंट। क्योंकि नमक पानी में तो सॉल्वेंट कौन होगा, पानी ही ज्यादा होगा समान रूप में। द ऑस्मोसिस अकरिंग फ्रॉम सॉल्यूशन साइड, मतलब कि ऑस्मोसिस किधर हो रहा है, सॉल्यूशन साइड टू प्योर सॉल्वेंट बाय एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर देन इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर मोर देन इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑन द सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन पे जो हम अगर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं तो प्योर सॉल्वेंट तुम्हारा सॉल्यूशन से निकलकर बहने लगता है दूसरी ओर इस तरफ, और हमको यहाँ पे क्या मिल जाता है, शुद्ध पानी, प्योर वाटर। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस एक तुम्हारा प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्योर वाटर हमको मिलता है, और ये प्योर वाटर के लिए हमको सॉल्यूशन के साइड एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। जब एक्सटर्नल प्रेशर इस ऑस्मोटिक प्रेशर यानी कि प्रासरणी दाब से ज़्यादा हो जाता है, तब विलियर यानी कि जो गंदा पानी है या जो नमक पानी है उसमें से पानी निकलकर अर्धपारगम झिल्ली को पार कर एसपीएम को पार करके दूसरी ओर जाने लगता है, और यहाँ मेरा नल लगा रहता है और हमको प्योर वाटर मिल जाता है। वैसे भी एसपीएम से सिर्फ और सिर्फ प्योर वाटर का ही फ्लो होता है, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा रिवर्स ऑस्मोसिस, और ये एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का असामान्य अनुषंग गुणधर्म, यानी कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो एबनॉर्मल का अर्थ होता है कि जिसको हम जनरली अचानक से या हम उसको इग्नोर करके चलते हैं, उसका जो एक एबनॉर्मल बिहेवियर होता है बहुत आदमी का। जैसे बहुत सारे टीचर पढ़ते पढ़ते गुस्सा जाते हैं, या हंसते हंसते कोई रोने लगता है, या फिर जैसे हम बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाते हैं, पता नहीं अचानक से ठंडा भी हो जाते हैं, मतलब एबनॉर्मल नेचर हुआ है मेरा। उसी तरह से जो भी हम लोग अभी तक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यानी कि अनुषंग गुणधर्म का कैलकुलेशन किए हैं, वो हम एक नॉर्मल कंडीशन पे ये मान के कर रहे हैं कि जो गौर से सुनिएगा, बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि कोई भी सॉल्यूशन वो नॉन रिएक्टिंग मटेरियल का बना है, मतलब कि नॉन रिएक्टिंग इफेक्ट है उसमें, वो दोनों आपस में रिएक्शन नहीं कर रहे हैं, उस स्थिति में है। लेकिन हाँ, और भी एक बात और है कि इसमें हम लोग जो मॉलिक्यूल्स है, जो सॉल्यूट है या मतलब जो विलय है, जो सॉल्वेंट विलायक है, उसके अणु को हम जो डिवाइड होता है वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग जनरली एक पानी ले रहे हैं, नमक मिला दिए, सॉल्यूशन रेडी हो गया। अब उसके अंदर क्या हुआ हमने ये नहीं सोचा,
और अगर ये नहीं सोचा तो ऐसा तो नहीं कि उसके अंदर ऐसा हुआ कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो ब्रेक हुआ होगा, नमक तो टूटा ही होगा, पानी टूटा होगा, उसके साथ मिला होगा, मतलब कुछ तो ऐसा थोड़ा बहुत रिएक्शन हुआ होगा। ऐसा कोई भी विलियन या सॉल्यूशन जिसमें रिएक्शन परफॉर्मेंस होता है थोड़ा सा भी, ठीक है, या नेग्लिजिबल अमाउंट में भी, हम लोग अगर उसको इंक्लूड करके अगर तब उसका अगर हम लोग कैलकुलेशन करते हैं और तब जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज निकलता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हम लोग दो चीज क्या छोड़ देते हैं वही मैं बताता हूँ, या कोई भी गेस करो कि क्या हमने छोड़ दिया सॉल्यूशन में को बनाने के प्रोसेस में, हमने क्या छोड़ा या क्या हो सकता था। ठीक है, एक चीज मैं एक आपको कंसेप्ट देता हूं कि जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है किसी का भी, जो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट के। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, इसका मतलब समझिए, हिंदी इसको बोलते हैं अनुसंग के गुणधर्म, और ये हो गया मोलर द्रव्यमान। किसका ले रहे हैं हम लोग? विलय का। चलिए अब हम लोग पहला केस ये मान के चलते हैं कि जो हमने सॉल्यूट यूज कर रहे हैं वो सॉल्यूट डिवाइड हो रहा है। ठीक है, मतलब कि डिसोसिएट होता है, डिसोसिएट हो रहा है, मतलब वियोजन हो रहा है उसका, मतलब कहते हैं कि वो टूट रहा है विलयन के अंदर। ठीक है, वियोजन होगा तो क्या होगा, मान लो कि ए बी मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल है, ए बी मॉलिक्यूल सॉरी ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल है, ए मॉलिक्यूल, ये हम सॉल्यूट ले रहे हैं। मान लो कि ये आपस में टूट रहा है, ये टूट गया, ये बीच में बॉन्ड है, ये टूट गया, तो इसमें होगा क्या, अगर डिसोसिएट होता है तो तुम लोग बताओ कि क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सॉल्यूट का बढ़ेगा, विलय का नंबर ऑफ सॉल्यूट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अणुओं की संख्या बढ़ेगी या घटेगी। देखो अगर टूटता है तो उस स्थिति में जो अणुओं की संख्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बढ़ेगा। मतलब अणु की संख्या, किस अणु की संख्या, विलय के अणु की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अब अगर विलय के अणु की संख्या बढ़ेगी, अगर बढ़ेगी तो उस स्थिति में क्या होगा, मोलर मास बढ़ा, मतलब संख्या बढ़ेगी तो कोलिगेटिव वैल्यू क्या आएगा, लेस देन हो जाएगा, इसलिए कोलिगेटिव वैल्यू ठीक है। क्यों, फिर से एक बार समझ लो, अगर कोई भी सॉल्यूट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन के अंदर रिएक्शन कर रहा है तो उस स्थिति में अगर वो टूट रहा है, एक नए मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहा है, या मतलब वो टूट रहा है, तो उस स्थिति में क्या है कि अणुओं की संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है, क्योंकि टूटेगा तो विलयन में अणुओं की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। अब अगर अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो उसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, अनुसंग गुणधर्म क्या होगा, घट जाएगा। मतलब जो उसका अनुसंग गुणधर्म का मान है, जो कोलिगेटिव वैल्यू है, वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब इसी का जस्ट उल्टा होता है, मान लो एसोसिएशन हुआ, मतलब क्या होता है, संगुणन हुआ, मतलब वो क्या हुआ, जुड़ गया। अब अगर मान लो कि कोई डिफरेंट मान लो है, अब ये लोग आपस में क्या हो रहा है, मान लो जुड़ रहा है। अब अगर ये जुड़ रहा है आपस में, तो ये बताओ कि विलयन में जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल होगा उसकी संख्या घटेगी या बढ़ेगी, उसकी संख्या घट जाएगी। पहले मान लो 10-10 था, ठीक है, मान लो कि तुम्हारे घर में या अगल बगल पड़ोसी में 10 ठो लड़का कुंवारा था, 10 ठो लड़की कुंवारी थी, उसमें से 2-2 को सिमट लिया, तो क्या हुआ आप बताओ, मतलब कि कुमारों की संख्या घटी, विवाहितों की संख्या बढ़ी या घटी, बढ़ी ना, एक साथ होने लगा ना, मतलब क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स जो है आपस में जुड़ने लगा, तो क्या, सॉरी, आप
नहीं, ठीक है। आपस में मॉलिक्यूल्स क्या हुआ, जुड़ने लगा। जो तुम्हारे आस पड़ोस में जो तुम्हारा लड़का लड़की था उसकी संख्या क्या होने लगी, घटने लगी। यानी कि जो विलय का मोल, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट है, विलय है, उसकी संख्या क्या होगी, घटने लगेगी। मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि जो विलय का अणु है उसकी संख्या क्या होगी, घटेगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अब तुम ये बताओ कि अगर अणुओं की संख्या अगर घटेगी तो अनुसंग की गुणधर्म का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसीलिए जो कोलिगेटिव वैल्यू है, कोलिगेटिव वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। ठीक है। तो ये तुमको इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ये तो हम तुमको काफी डीप में जाके समझा दिए कि अगर तुम्हारा सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टूट रहा है तो उस स्थिति में जो कोलिगेटिव वैल्यू का मान है वो घटेगा, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट जो है, जो अणु में विलय की संख्या है वो क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब वहीं पे दूसरा केस आता है कि जब अणुओं की संख्या जो है क्या होती है, टूट रही है, जुड़ रही है, तो वहां पर जो विलय के मोलों की जो संख्या है वो घटने लगती है, जिससे जो कोलिगेटिव वैल्यू है उसका मान क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है। तो आगे है हम लोगों का वांट हाफ गुणांक, मतलब कि जो हम लोगों का फ्यूजन या एसोसिएशन या डिसोसिएशन का प्रोसेस हो रहा था, इसको एक मैथमेटिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किए थे। वांट हाफ नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1886 ईस्वी में। तो उन्होंने ये किया था कि एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आने वाला वैल्यू और जो नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज था उसके आने वाले वैल्यू को बस रेशियो में ले लिया था। मतलब क्या हुआ कि विलय के समान मतलब नॉर्मल जो वैल्यू है, और प्रेक्षित मतलब होता है एक्सपेरिमेंट के बाद, मतलब कि एक्सपेरिमेंटली या कह सकते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू या नॉर्मल। हमने क्या किया, हमने लिया हवा इतना भर दिया, साइकिल चलाने लगे, ये हो गया मेरा क्या, नॉर्मल हवा भरना। अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें जाके देख रहे हैं कितना मॉलिक्यूल गया, कितना हवा बाहर गया, कितना लीक हुआ, कितना प्रेशर था, ये हो गया आपका ऑब्जर्व्ड वैल्यू। मतलब कि पूरा का पूरा मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके, एक्सपेरिमेंट करके निकाला गया वैल्यू। तो दोनों में हवा ही भरा गया है, काम दोनों में हवा भरने का हुआ है, लेकिन दोनों के वैल्यू में अंतर आ जाएगा प्रेशर का। तो उसी तरह से जो भी हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, 4 वैल्यू को, जिसमें से एक है RLVP, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मेटिक प्रेशर। इस 4 वैल्यू में हमने जब नॉर्मली बस ट्रीट किया कि हाँ सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में डला हुआ, ये वैल्यू आ गया। अब अगर पूरा का पूरा नियम लगा के, एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों कंसेप्ट लगा के अगर हम उसका वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो वहां पर ऑब्जर्व्ड और नॉर्मल मोलर मास का जो रेशियो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, वांट हाफ फैक्टर। ठीक है। तो वांट हाफ फैक्टर का जो डिनोटेशन है वो है आपका I। अब क्वेश्चन जो तैयार होता है आपका, क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के कैलकुलेशन में अगर संगुणन यानी कि एसोसिएशन होता है तो I का वैल्यू क्या होगा, 1 से लेस देन होता है। ठीक है। वियोजन होता है तो बता दिए क्या होता है उसमें, तो उसमें I का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा होता है। ठीक है। क्योंकि अगर मेरा उसमें कोई भी डिवीजन नहीं हो, ऐसा नहीं कि हर एक सॉल्यूशन आपस में रिएक्शन करता है, मान लो कि उसमें किसी प्रकार का ना डिसोसिएशन हुआ है ना एसोसिएशन हुआ है, तो उस स्थिति में जो I बराबर 1 है, उस स्थिति में हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इस सॉल्यूशन में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं हुआ है, ना एसोसिएशन ना डिसोसिएशन। अब इस I वैल्यू जो हम कैलकुलेट करते हैं, उसका जब हम लोग ट्रू वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे ये वैल्यू किसका है, P0 माइनस P/P0, ये है आपका आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन RLVP। ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का जो वैल्यू होता है एक्स सॉल्यूट के बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट को उसको I से गुना कर देना है। मतलब जो भी हमने पहले वैल्यू को कैलकुलेट किया था Kb/m, ठीक है, डेल TF बराबर KF/m, पाई बराबर CRT, इसमें बस क्या करना है, I से इसको गुना कर देना है। ठीक है। हम जैसे ही इसको I से गुना करेंगे, ये जो टर्म है, ये पूरा का पूरा जो वैल्यू है, ये आपका एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का वैल्यू हो जाता है। ठीक है।
तो यहाँ के बाद आपका बेसिकली चैप्टर एंड हो जाता है और इसके बाद एक छोटा सा न्यूमेरिकल टॉपिक है जो कि ना के बराबर पूछता है, थोड़ा बहुत सीबीएसई बोर्ड में कभी कभी पूछा जाता है, बिहार बोर्ड में अभी तक वैसे पूछा नहीं गया है, फिर भी मैं उसको लिखवा दे रहा हूँ। वो क्या न्यूमेरिकल आता है कभी कभी, या ऑब्जेक्टिव कह सकते हो कि अगर डिसोसिएशन होगा तो उसमें पूछा जाता है कि वियोजन की मात्रा क्या होगी, यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा। तो अल्फा बराबर हो जाएगा तुम्हारा i माइनस 1 बाय n माइनस 1। यहाँ पे i क्या है आपका वांठा फैक्टर, ठीक है, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन हो गया अल्फा, n जो है वो आपका कितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स में विभाजित हुआ है, टूटा है, कितना डिसोसिएट हुआ है, उसका नंबर लिखना है, ठीक है, ये हो गया n। अगर हम इसी चीज को एसोसिएशन के लिए देखेंगे तो एसोसिएशन के लिए आपका हो जाता है i माइनस 1 बाय 1 माइनस n माइनस 1, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए। यहाँ जो अल्फा है, अब ये अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन के लिए, मतलब ना सिंबल सेम ही है, बस क्वेश्चन में दिया रहेगा कि एसोसिएशन के लिए है या डिसोसिएशन के लिए है।